हिंदी की बिनती चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हालावाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है मैं लेके आई हूँ। तो हालावाद एक ऐसा टॉपिक है जिस पे प्रश्न आते ही हैं, या यूँ कह लें कि हिंदी साहित्य के काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हालावाद या हरिवंश राय बच्चन, इस पे प्रश्न आ ही रहा है, तो क्यों ना इनके प्रश्नों को किया जाए। तो चलिए आज हम हालावाद के प्रश्नोत्तरों को करने वाले हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, हालावाद के जनक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रमुख कवि कौन हैं? तो हरिवंश राय बच्चन। हालावाद की शुरुआत मानी जाती है, तो हालावाद की शुरुआत जो है हरिवंश राय बच्चन की काव्य मधुशाला से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवादी काव्य या व्यक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है, तो जिसमें व्यक्ति से संबंधित, व्यक्ति ने अपनी चीज़ों से संबंधित रचना की है, तो वो हालावाद के अंतर्गत आती है। अगला है, इस काव्य में समग्रतः एवं संपूर्णतः व्यक्तिगत चेतनाओं को ही काव्य में स्वरों और भाषा में संजोया गया है। तो यहाँ जो इस शब्द का प्रयोग हुआ है किस काव्य के लिए कहा गया है? तो ये हालावादी काव्य के बारे में कहा गया है। अगला टॉपिक है, प्रश्न है, नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से जाना जाता है, तो वो है हालावाद। अगला प्रश्न है, उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से जाना जाता है। तो ये कितनी बारी आया हुआ प्रश्न कि प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से जाना जाता है, तो वो है हालावादी काव्य। अगला प्रश्न है, इसमें अपनी ही मस्ती, अल्हड़ता एवं अखड़ता है। तो यहाँ जो इसमें शब्द हुआ है वो किस काव्य के बारे में हुआ है? हालावादी काव्य के विषय में। हालावादी काव्य पर किसका प्रभाव है? तो इस पे फारसी साहित्य उमर खय्याम का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, क्षय रोमांस का कवि कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन को। वहीं पे अगला प्रश्न है, प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है, तो रामेश्वर शुक्ल अंचल को। तो यहाँ दोनों में अंतर देखिएगा, यहाँ पे क्षय शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि हरिवंश राय बच्चन के लिए हुआ है। वहीं पे प्रेम की बात हो रही है, तो देखिए तो रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो प्रेम का संबंध क्या है? राम से जोड़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी रोमांस सब तो दोनों में प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो वह है रामेश्वर शुक्ल अंचल। अगला है, इनके काव्य में रोमांस तो है लेकिन निराशा और दुख जनित। तो ये किसके काव्य के विषय में कहा गया है? तो नरेंद्र शर्मा के काव्य के बारे में। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हालावाद का समय काल क्या है? 1933 से 1936 ईस्वी। हालावादी काव्य को व्यक्तिक कविता किसने कहा है? तो अभी अपनी प्रश्न देखा था कि व्यक्तिक कविता किसे कहा जाता है। अब है ये बात कही किसने है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। व्यक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है। ये कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का। तो छायावाद के बाद और प्रगतिवाद से पहले, दोनों से पहले बीच में क्या आता है? हमारा हालावाद आ जाता है। तो इसलिए इसको छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रज जो है कहा गया है। हालावादी काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता किसने कहा है? तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हालावादी कविता का प्रबल भाव है, तो वो है व्यक्तिकता। अगला प्रश्न है, निराशावादी कवि कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हालावादियों को। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। ये कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर रामतरस मिश्र का। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवादी गीति कविता की सभी प्रवृत्तियां प्रेम, निराशा, वेदना, सामाजिक चेतना किसके काव्य में लक्षित होती है? तो ये है आरसी प्रसाद सिंह के।
अगला प्रश्न है, अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम को इन्होंने तरहीज दी। किन्होंने तरहीज दी? तो ये जो है हालावादी कवियों के द्वारा जो है शारीरिक प्रेम की बात की गई है। अगला प्रश्न है, मूलतः प्रेम यौवन और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। तो प्रेम की बात मैंने अभी आपको बताई थी, तो वो किसके लिए कहा गया था? रामेश्वर शुक्ल अंचल के लिए। हालावादी काव्य को क्षयी, रोमांस और कुंठा का काव्य किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने। अगला है, हालावाद प्रचलित कब से हुआ? तो कब हुआ था? जैसे कि मैंने बताया था कि बच्चन की मधुशाला से इसकी शुरुआत मानी जाती है। किसकी कविताओं में आत्मसंदेह और मृत्यु भय की भावना सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हरिवंश राय बच्चन की कविताओं में। अगला प्रश्न है, बच्चन की रचना त्रय में शामिल है। तो उनकी त्रय रचना में शामिल है मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश। छायावाद का दूसरा उन्मेष कहलाता है, तो वो है उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष किसने कहा? तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो देखिए किसने किसको क्या चीज़ कही है, ये भी प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को तो ज़रूर देखिए। अगला प्रश्न है, उत्तर छायावाद में कितने प्रकार की काव्य धाराएं विकसित हुई? तो 2 प्रकार की हुई थी, राष्ट्रीय और वैयक्तिक। उत्तर छायावाद को स्वच्छंद काव्यधारा किसने कहा? तो ये कहा है स्वच्छंद काव्यधारा की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कही गई है। गणपति चंद्र गुप्त के उत्तर छायावाद को कितने काव्यधाराओं में बांटा गया? तो गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा 3 भागों में जो है इसको बांटा गया, राष्ट्रीय चेतना, व्यक्ति चेतना और समष्टि चेतना। तो 2 चेतनाएं तो आपने पहले ही देखी थी, और गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा तीसरी चेतना समष्टि चेतना भी इसमें शामिल किया गया। हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास किसने कहा? तो ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? तो 1907 में। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह है, तो वह है मधुशाला, जिसकी रचना है 1933 ईस्वी और प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। हरिवंश राय बच्चन का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? तो वह है 13 हार। उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया? तो वो किया है हरिवंश राय बच्चन ने। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो वो मिला था 2 चट्टानों के लिए। बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित है? तो ये अधिकतर पूछा जा रहा है और इस पे आधारित प्रश्न अधिकतर आते ही हैं। तो ये जो है 4 खंडों में विभाजित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो इनको तो रट लीजिए, क्योंकि इस पे प्रश्न अधिकतर आता है, चाहे पूछ ले कि कितने खंडों में प्रकाशित है या फिर सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाए, अनुक्रम लगाने के लिए आ जाए, लेकिन इस पे प्रश्न आते ही हैं। अगला प्रश्न है, निशा निमंत्रण में संकलन है, तो वो है इनके गीतों का। निशा निमंत्रण का प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। निशा निमंत्रण में गीत कितनी पंक्तियों में रचित है? तो इसके गीत जो है 13 पंक्तियों में रचित है। निशा निमंत्रण का पहला गीत कौन सा है? तो वो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मधुशाला में संकलित रुबाइयों की संख्या कितनी है? तो वो है 135। मधुशाला की रुबाइयाँ कितनी पंक्तियों में रचित है? तो वो है 4 पंक्तियों में। मधुशाला की मादकता अक्षय है, ये किसका कथन है? तो ये है सुमित्रानंदन पंत का कथन है। अगला प्रश्न है, मधुशाला में हाला, प्याला, मधुबाला और मधुशाला की के 4 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अनेक क्रांतिकारी, मर्मस्पर्शी, रागात्मक एवं रहस्यपूर्ण भावों को वाणी दी है, ये किसका कथन है? तो ये है पंत का। अगला प्रश्न है, बच्चन की रचना त्रय नाम से जानी जाती है, तो वो जानी जाती है मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश।
बच्चन के काव्य को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 4 श्रेणियों में। मधु काव्य, विषाद काव्य, प्रणय काव्य और राजनीतिक सामाजिक काव्य। इन्होंने 4 प्रकार के जो है टॉपिक्स पे लिखा है। बच्चन का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? तो वो है जाल समेटा। बच्चन के कितने काव्य संग्रह पंत के साथ हैं? तो पंत के साथ उन्होंने 2 काव्य संग्रह की है, सूत की माला और खादी के फूल। सूत की माला और खादी के फूल संग्रह में कुल कितने गीत संकलित हैं? 204 गीत। उपर्युक्त 204 गीत बच्चन ने कब लिखे थे? तो ये उन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद लिखे थे। कर रहा हूँ आज मैं आज़ाद हिंदुस्तान का आवाहन, ये पंक्ति किसकी है? तो ये बच्चन की पंक्तियाँ हैं। अगला है, जब तक मानव हृदय में रागात्मक का अविशेष रहेगा तब तक बच्चन की कविता का आकर्षण चिरंतन एवं चिरस्थायी रहेगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन है गणपति चंद्र गुप्त का। अगला प्रश्न है, बच्चन की कृतियों निशा निमंत्रण, एकांत गीत और आकुल अंतर में झलकता है, तो इसमें क्या झलकता है? विषाद। बच्चन की कविताओं में विषाद का प्रमुख कारण क्या है? किस कारण से उनकी कविताओं में जो है विषाद देखने को मिला? तो उनकी पत्नी की मृत्यु। बच्चन के काव्य संग्रह तरंगिनी और मिलन यामिनी किस प्रकार के काव्य हैं? तो ये प्रणय काव्य हैं। बच्चन की रचनाओं सतरंगिनी और मिलन यामिनी में संकलित है, तो बच्चन के उल्लास से भरे गीत। बच्चन की कविता नीर का पुनर्निर्माण या नीर का निर्माण फिर संबंधित है, तो ये उनके पुनर्विवाह से संबंधित है तेजी बच्चन के साथ। बच्चन ने अपनी रचना एकांत संगीत में इशारा किया है, तो अपने निजी जीवन की ओर उन्होंने संकेत किया है। हरिवंश राय बच्चन को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? तो बच्चन नाम से। मेकबेथ रचना किसकी है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। जनगीता रचना किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन की। 4 खेमे 64 खूंटे, ये रचना किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। बंगाल का अकाल, ये भी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। धार की उधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाच घर, ये सारी रचनाएं किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। त्रिभंगिमा के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। स्मृति यात्रा यज्ञ नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को। बच्चन की मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश रचनाओं पर प्रभाव है, तो इनमें प्रभाव है उमर खयाम की रुबाइयों का। कौन सा कवि हरिवंश राय बच्चन का प्रतिद्वंदी कवि माना जाता है? तो वो है रामधारी सिंह दिनकर, तो इनके प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने हालावादी कविता को क्या नाम दिया है? तो वो दिया है व्यक्तिक प्रेम की कविता। प्रवासी की डायरी संस्मरण किसका है? तो ये संस्मरण है हरिवंश राय बच्चन का। वहीं पे प्रवासी के गीत, ये किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा की। किस कविता ने अपने आप को छायावादी सूक्ष्मता से अलग रखा? हरिवंश राय बच्चन की कविताओं ने उन्होंने हरिवंश राय बच्चन ने पहली बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपनी प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी? तो वो दी है प्रणय पत्रिका में। आत्मपरिचय कविता किस संग्रह में संग्रहित है? तो वो है निशा निमंत्रण में। आत्मपरिचय कविता की शैली है, तो ये गय एवं आत्मकथात्मक शैली है। आत्मपरिचय कविता की प्रकृति है, तो वो है गीत। आत्मपरिचय कविता का संकलन निशा निमंत्रण में किस वर्ष किया गया? तो ये 1969 में किया गया। दिन जल्दी जल्दी ढलता है की प्रकृति है, तो ये एक गीत है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये किसमें संकलित है? निशा निमंत्रण में। मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भरा जीवन मेरा परिचय, ये पंक्तियाँ किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। बच्चन में दूसरों को रुला सकने की अपूर्व क्षमता है, ये कथन किसका है? मुक्तिबोध का। नीर का निर्माण फिर, ये किस में संकलित है? तो ये सतरंगिनी में संकलित है। जो बीत गई सो बात गई, ये कविता संकलित है सतरंगिनी में।
उमर खैयाम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया? तो ये किया है मैथिली शरण गुप्त ने। मधुशाला, देखिए मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, और मधुशाला कृति के लेखक हैं तो है श्री कृष्ण चंद्र। हरिवंश राय बच्चन में भगवत गीता का हिंदी में किस नाम से अनुवाद किया? तो वो है नागर गीता नाम से। हरिवंश राय बच्चन के गीतों में आए साकी शब्द का अर्थ क्या है? यह साकी शब्द का अर्थ है सुंदरी जो अपने हाथों से मधुपान कराती है। इनका काव्य उमर खैयाम के काव्य की पैरोडी अर्थात व्यंग काव्य मात्र बनकर रह गया। यह कथन किसके लिए है? तो यहाँ पे ये कथन जो है हरिवंश राय बच्चन के लिए कहा गया है। क्षीण शूद्र क्षणभंगुर दुर्बल मानव के पास जग जीवन की समस्त आदि व्याधियों की यही एक महाऔषधि है। हरिवंश राय बच्चन के इस कथन में यही शब्द का यहाँ यही शब्द प्रयोग हुआ, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जीवन रूपी मदिरा। और ये उन्होंने मधुशाला की भूमिका जिसे संबोधन नाम दिया गया है में कथन है, तो ये उन्होंने मधुशाला की भूमिका में लिखा है। तो देखिए भूमिकाएं भी आती है, तो ये कथन देख लीजिएगा। मधुकर काव्य संग्रह के लेखक हैं तो वो है भगवती चरण वर्मा। तो ये प्रश्न थे हालावाद से संबंधित। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी टॉपिक पे और कोई समस्या हो तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपका उसी पे आधारित हो।